आइए सर, तो कंसोर्टियम एडवांस हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में खत्म किया। नेक्स्ट इज अकाउंट्स वेयर देयर इज इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। और वेयर borrower committed fraud। तो सर, where borrower has committed fraud on bank or there is significant erosion in the value of security furnished by the borrower, then account shall be straight away classified as doubtful or loss asset। यानी ये जो जनरल प्रिंसिपल है उसका एक्सेप्शन है। जनरल प्रिंसिपल क्या है? अगर कोई एसेट एनपीए क्लासिफाई होता है देन फर्स्ट इट शुड बी क्लासिफाइड एज सबस्टैंडर्ड एंड देन डाउटफुल एंड देन लॉस। लेकिन जहां पर बोरोवर हैज कमिटेड फ्रॉड और देयर इज सिग्निफिकेंट इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, देन इट शुड बी स्ट्रेट अवे क्लासिफाइड एज डाउटफुल और लॉस एज द केस में भी। आइए देखें क्या केस है। कहते हैं पहली बात, वेयर देयर इज इरोजन इन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी बाय मोर देन 50% of the value assessed by bank, RBI inspection as per last inspection। सपोज करिए वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जब फर्निश की गई उसकी वैल्यू बैंक ने या आरबीआई इंस्पेक्शन में 1 लाख एसेस की गई, और फिर क्या हुआ? आज की डेट में उस 1 लाख की जो सिक्योरिटी है उसकी वैल्यू 49,000 रह जाती है। मोर देन 50% इरोजन हो गया। देन क्या करना है? एसेट शैल बी स्ट्रेट अवे classified as doubtful asset। I hope it is clear. Now next is where realizable value of security is less than 10% of outstanding amount of outstanding in borrower account सपोज करिए एक बोरोवर से मिस्टर ए, उन्होंने उनका लोन आउटस्टैंडिंग है 1 लाख का। ठीक, इन्होंने जब सिक्योरिटी फर्निश करी थी तब सिक्योरिटी फर्निश करी थी 1,10,000 की, पर आज उस सिक्योरिटी की वैल्यू से 9,500 है। दैट इज लेस देन 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन बोरोवर अकाउंट। आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है? 1 लाख। इसका 10% कितना हुआ? 10,000। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 9,500।
यानी जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है बोरोवर अकाउंट में, उसके 10% के बराबर भी सिक्योरिटी नहीं है, 10% से कम है, देन करना क्या है, देन कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्योरिटी शैल बी इग्नोर्ड। आप तुरंत ये सिक्योरिटी है या नहीं इसको मारिए गोली साहब, इसका कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं बचा। एंड अकाउंट शैल बी स्ट्रेट अवे क्लासिफाइड एज लॉस एसेट। ठीक सर। आगे सर, आगे बढ़ जाए सर। नेक्स्ट इज एडवांस अगेंस्ट NSC term deposit। जहां एडवांसेस अगेंस्ट द FDR फिक्स डिपॉजिट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, इनकी इन सिक्योरिटी के अगेंस्ट में अगर लोन या एडवांस दिए गए हैं, इट शैल नॉट बी क्लासिफाइड एज NPA provided adequate margin is kept in account। एडिक्वेट मार्जिन रखी गई हो। सपोज करिए किसी ने 2 लाख की FD देकर 50,000 का लोन लिया और 90 दिन से ज्यादा ओवर ड्यू हो गया प्रिंसिपल या इंटरेस्ट, और टोटल अमाउंट मिलकर बनता है 60,000, पर सिक्योरिटी कितनी है, 2 लाख की। इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज NPA। तो दैट इज स्पेशल रूल इन केस ऑफ टर्म डिपॉजिट, NSC, KVP, IVP। मूविंग फर्दर, एग्रीकल्चरल एडवांसेस अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलामिटी। जब इनिशियली आपको किसी बैंक का स्टैट्यूटरी ऑडिट मिलेगा, बैंक ब्रांच स्टैट्यूटरी ऑडिट, यूजुअली यू विल गेट द रूरल ब्रांचेस जहां पर फार्मर्स ने लोन ले रखे होंगे, ट्रैक्टर लोन होगा, KCC होगा, इस तरह के लोन आपको मिलेंगे सर, एग्रीकल्चरल लोन्स। अब सर एग्री प्रायोरिटी सेक्टर है सर, और ये ऐसा सेक्टर है, आज भी कहा जाता है ओनली 30-35% लैंड इज इरिगेटेड, रेस्ट जो हमारा पूरा एग्री है दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन मॉनसून। अच्छा मॉनसून तो अच्छी फसल, बुरा मॉनसून तो बुरी फसल, और हर साल देश के किसी कोने में कभी सूखा पड़ता है, कभी बाढ़ आती, कभी कुछ होता है, कभी कुछ, और सबसे बड़ा सफरर होता है हमारा किसान। तो आइए जरा NPA के रूल्स को जाने इन केस ऑफ एग्रीकल्चरल एडवांसेस। कहते हैं इन केस ऑफ नेचुरल कैलामिटी, वेयर शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन लोन, आप इनको कह सकते हैं शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चरल
लोन, दोनों नाम से आप इनको बुला सकते हैं। तो गवर्नमेंट साहब क्या कहती है, नेचुरल कैलेमिटी हुआ, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, तो हमने जो आपको शॉर्ट टर्म लोन दिया था उसकी जगह पर हम आपको उस लोन को हम फ्रेश कर देते हैं, एक नया लोन दे देते हैं, कन्वर्टेड इनटू टर्म लोन। तो फायदा ये होता है, किसान ने लोन लिया, लोन लेकर बीज खाद खरीदे, खेती करी, नेचुरल कैलेमिटी से 50,000 का लोन लिया, बीज खाद खरीदा, उसने अपनी पूरी खेती करी, सूखा पड़ गया, सब बर्बाद हो गई। नाउ इज नॉट इन अ पोजीशन टू रिटर्न द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो इस 50,000 का ये जो लोन है, इसके बदले में एक नया टर्म लोन दे दिया गया 50,000 का। तो ये जो नया टर्म लोन है इसको यूज कर लिया गया किसके लिए, जो पुराना शॉर्ट टर्म लोन था उसको राइट ऑफ कर दिया गया और ये नया लोन दे दिया गया, नया लोन खड़ा हो गया। और पुराना लोन, याद रखिए, ये जो नया लोन सैंक्शन हुआ है ये अमाउंट फार्मर के पास नहीं जा रहा है, ये जो नया लोन सैंक्शन हुआ है इस लोन के अमाउंट से जो शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चरल लोन था पुराना वाला, इसको राइट ऑफ कर दिया गया, एडजस्ट कर दिया गया। अब ये नया लोन खड़ा हो गया। और क्या हो सकता है, रीशेड्यूलमेंट ऑफ रीपेमेंट पीरियड। जो उसकी लोन पे करने की अवधि थी उसको रीशेड्यूल कर दिया गया। चलिए अब आप 3 महीने में नहीं, अब आप 1 साल में वापस करिएगा। एंड न्यू और से फ्रेश एग्रीकल्चरल लोन इज सैंक्शनड। रीशेड्यूल भी कर दिया गया और शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चरल लोन भी दे दिया गया। जनरली इट इज फ्रेश शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चरल लोन। देन दिस टर्म लोन विच इज न्यूली सैंक्शनड, दिस फ्रेश शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चरल लोन should be treated as currently due and not classified as NPA। ये जो नया टर्म लोन या शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन विच इज न्यूली सैंक्शन, इट शुड बी ट्रीटेड एज करेंटली ड्यू। अब ये करेंट बस अभी ड्यू है and should not be treated as NPA। Next आइए सर, advances to staff। Next is advances to staff। स्टाफ का मतलब बैंक स्टाफ। अब सर मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊं कि अगर किसी बैंक ने अपने स्टाफ को लोन दिया है तो आप टेस्ट चेक बेसिस पे एग्जामिन कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि कोई बैंक स्टाफ जिसको एडवांस दिया गया वो आपको एनपीए मिले। कारण क्या होता है, जो सैलरी अकाउंट है उसको लोन अकाउंट से एसोसिएट कर देते हैं, उससे लिंक कर देते हैं। जैसे ही स्टाफ की सैलरी आती है सबसे पहले सैलरी से लोन अमाउंट ही एडजस्ट होता है। ठीक, आइए रूल बता दूं आपको क्या है। कहते हैं वेयर हाउसिंग और सिमिलर लोन्स आर गिवन टू बैंक स्टाफ, वेयर इंटरेस्ट बिकम्स ड्यू ओनली आफ्टर प्रिंसिपल अमाउंट इज रिकवर्ड। तो बैंक है साहब और बैंक का कर्मचारी जो सुबह शाम काम कर रहा है उसको ये बैंक ने सुविधा दी है कि पहले आप क्या करिए, अपने प्रिंसिपल का भुगतान कर दीजिए।
और जब प्रिंसिपल का भुगतान हो जाए तो फिर इंटरेस्ट का पेमेंट करिएगा। तो जहां पर ये एक सुविधा दी हुई है वेयर इंटरेस्ट इज रिकवर्ड ओनली आफ्टर प्रिंसिपल इज रिकवर्ड, देन ऑडिटर शुड नॉट कंसिडर overdue interest from the first quarter. An account shall be treated as NPA only when there is default in payment of principal. तो सर शुरू में क्या हो रहा है, वो जो बैंक का कर्मचारी है वो किस चीज का पेमेंट कर रहा है, प्रिंसिपल का पेमेंट कर रहा है। ठीक, तो अगर प्रिंसिपल के पेमेंट में कोई डिफॉल्ट कर रहा है देन क्लासिफाई इट एज एनपीए। जब प्रिंसिपल का अमाउंट रिकवर हो जाएगा उस बोरोवर से, उस बैंक स्टाफ से, देन फिर इंटरेस्ट ओवर ड्यू होना शुरू होगा, इंटरेस्ट ड्यू होना शुरू होगा। जिस दिन से इंटरेस्ट ओवर ड्यू हो रहा है आपको फिर यह इंश्योर करना है प्रिंसिपल की रिकवरी हो गई, अब इंटरेस्ट का वो पेमेंट करेगा। अगर इंटरेस्ट ओवर ड्यू हो जाए फॉर मोर देन 90 days देन इट शैल बी ट्रीटेड एज एनपीए। ठीक, सो दैट इज इन केस ऑफ advances to staff. Now come to agricultural advances. सर एग्रीकल्चरल में हम क्रॉप्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप और एक शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। ठीक सर, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप means crop having crop season longer than 1 year। जहां क्रॉप सीजन एक साल से ज्यादा की अवधि का है और शॉर्ट ड्यूरेशन यूजुअली जो ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप होती सर, चाहे आपका तिलहन हो, चाहे आपका अलग अलग है, रबी की फसल हो, तिलहन की फसल हो, क्रॉप सीजन वेरीज फ्रॉम 2.5 मंथ्स टू 3.5 मंथ्स। जितनी फसलें हैं ये सब, ये 2.5 से 3 महीने, 3.5 महीने में या 4-3.5 महीने में पूरी तैयार हो जाती हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप उसी में आता है, मींस शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप इज क्रॉप सीजन मींस क्रॉप अदर देन लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। ठीक, आइए सर, तो एक बात है, तो पहले तो मैंने सीजन के आधार पर अलग अलग कर ली क्रॉप्स को। कहते हैं वेयर लोन इज गिवन for long duration crop, then advance shall be treated as NPA if remains overdue for one season, one crop season। एक क्रॉप सीजन से ज्यादा अवधि के लिए अगर अकाउंट ओवरड्यू हो गया तो इट विल बी ट्रीटेड एज एनपीए। इन केस ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, इफ लोन इज गिवन फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, इट शैल बी ट्रीटेड एज एनपीए इफ रिमेन overdue for 2 crop season और मोर। तो ये कहानी हो गई आपकी क्रॉप सीजन की। ठीक,
एंड दैट्स ऑल अबाउट जितनी ये आरबीआई की गाइडलाइंस हैं, मास्टर सर्कुलर है इन दिस रिगार्ड, आई हैव कवर्ड. इन कमिंग वीडियो आई विल डिस्कस कैसे ये ड्रॉइंग पावर निकाली जाती है और प्रॉफिट लॉस के आइटम्स डील करेंगे. तो होपफुली बाय नेक्स्ट वीडियो दिस चैप्टर दैट इज बैंक ऑडिट विल बी फिनिश्ड. तो टुडे I've covered very important segment of bank audit. तो बहुत ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक. और नेक्स्ट वीडियो इज ऑल्सो गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट पार्ट. पर जो आज का डिस्कशन था दैट वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक. तो आराम से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम सवाल पूछते रहिए. नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी.